नमस्ते बच्चों। 11वें पाठ के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम 11वां पाठ पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने गोलीय दर्पण, दर्पण और प्रकाश के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को दर्पण में देखता है तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी ऊंचाई वाला दर्पण लगेगा। तो इस प्रश्न का हल हम देखते हैं कैसे, कितनी ऊंचाई लगेगी दर्पण की। MN एक दर्पण है और उसके सामने ये H और F ये दो बिंदु है, कोई वस्तु है समझिए। अब इस वस्तु H का प्रतिबिंब यहाँ पे H डैश बन रहा है, R का प्रतिबिंब R डैश बन रहा है, E का प्रतिबिंब E डैश बन रहा है, S का प्रतिबिंब S डैश बन रहा है और F का प्रतिबिंब F डैश बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ H से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है और टकरा करके परावर्तित होकर के लौट आती है और लौटते समय परावर्तन के नियमों का पालन होता है, यानी जितने माप का ये कोण बनेगा उतने ही माप का ये कोण बनेगा। अब यहाँ पे इस E बिंदु से जाने वाले प्रकाश की किरण हमें दर्पण में ऐसा लगेगा कि इस जगह से आ रही है। तो यहाँ पीछे किरणें मिल नहीं रही हैं, इसलिए हम उनको डैश डैश करके दिखाते हैं क्योंकि दर्पण में हमें दिखाई देता है। उसी तरह से R बिंदु का प्रतिबिंब सीधे लंबवत दिशा में है, इसलिए उसका प्रतिबिंब उसके सामने ही बनेगा R डैश। E बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है और F बिंदु तक आ जाती है, यानी जो ये कोण होगा वही कोण का माप ये होगा। अब यहाँ पे देखते हैं दर्पण की ऊंचाई हमें कितनी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ PQ दिखाई दे रहा है, ये दर्पण का माप है। PQ बराबर किसके हैं? RS के। RS ये PQ और ये RS दोनों के माप क्या है? समान है। अब RS वो किसके बराबर है? RS ये RS है RE और ES दोनों के योगफल के बराबर है, तो हमने वही लिखा RE प्लस ES। अब RE जो है ये वो किसके बराबर है? RE जो है HR के बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं HE उसका आधा है। तो लिखा हमने HE बटे 2 प्लस ES किसके बराबर है? ES वो EF का आधा है, क्योंकि इन दोनों का मध्य बिंदु है। तो ES क्या है? EF का आधा है। अब EF का आधा और HE का आधा यानी इस पूरे का हाफ, तो हमने क्या लिखा? HF बटे 2, यानी ये जो व्यक्ति की ऊंचाई है उसका क्या होगा? आधा। तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा क्या लगेगा? दर्पण। यानी केवल इतना बड़ा दर्पण है PQ के बराबर, तो HF ऊंचाई वाला व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें देख सकता है। कई बार हमने देखा है कि कुछ दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं तो कभी हमारा चेहरा बड़ा दिखाई देता है और कभी छोटा दिखाई देता है, कभी लंबा दिखाई देता है तो कभी मोटा दिखाई देता है। ऐसा किस कारण से होता है? अपने घर में जो दर्पण होते हैं उसमें तो हमें हमारा चेहरा जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जिस दर्पण में हम देखते हैं और हमें हमारा चेहरा अलग तरह से दिखाई देता है, वो दर्पण कैसा होता है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण।
उसी तरह से आपने देखा होगा कि वाहनों के साइड में लगा हुआ दर्पण जो होता है वो भी गोलीय दर्पण होता है, जिसमें दूर से आने वाले वाहन हमें छोटे रूप में और स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं, जिससे वाहन चालक कैसा हो जाता है, सावधान, और उसे रास्ता दे दिया जाता है। तो गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है बच्चों? जिस तरह से बॉल होती है, बॉल का अगर एक हिस्सा काट दें, छोटा टुकड़ा निकाल दें, तो वो टुकड़ा भी कैसा होता है, थोड़ा गोलीय होता है। तो उसी तरह से कांच का एक खोखला गोला लिया जाता है और उसका एक हिस्सा कट करके निकाला जाता है। जो गोलीय भाग निकलता है हाथ के समान इस तरह से गोलीय भाग निकलेगा। अगर उसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो उसका आंतरिक पृष्ठ कैसा होगा, चमकीला होगा, या उसे हम कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठभाग। अगर गोलीय दर्पण के अंदर की सतह परावर्तक हो तो उस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। अगर गोलीय दर्पण की उभरी हुई सतह परावर्तक हो तो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अब हम यहाँ पे बच्चों गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। तो चिन्ह कौन कौन से हैं वो देखते हैं। यहाँ मैंने एक आकृति बनाई है बोर्ड पर, उस आकृति को देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कांच का खोखला गोला बनाया है। इस खोखले गोले का ये भाग, इतना भाग जिस पे पॉलिश की हुई ये इस तरह की लाइनें दिखाई दे रही है, ये लाइनें क्या होती हैं, पॉलिश को दर्शाती हैं। तो पॉलिश किया हुआ भाग है और केवल इतना दर्पण का भाग है, ये पूरा गोला है। उस गोले के इस भाग को कट करके और ऐसे पॉलिश कर दी जाती है तो क्या बन गया, दर्पण। और ये कौन सा है, अवतल दर्पण बना है। पर पूरे गोले को क्यों दिखाया गया है, क्योंकि बाकी परिभाषाओं को हम समझ सकें। तो पहला है P, ये P बिंदु दिखाई दे रहा है। तो ये P बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण का ध्रुव हम किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। अगला है C, C आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस गोले का मध्य बिंदु, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इस वक्रता केंद्र को C अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। फिर है वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पे देखेंगे CP, ये CP दिखाई दे रहा है, और CA, ये दोनों क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या हम किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर अगला आता है मुख्य अक्ष, PM, ये दिखाई दे रहा है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर है बच्चों अगला मुख्य नाभि। मुख्य नाभि यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है, मुख्य नाभि। और ये मुख्य नाभि को हम कैपिटल F अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। और मुख्य नाभि बच्चों दोनों दर्पणों में अलग अलग तरह की होती है। उत्तल दर्पण में मुख्य नाभि आभासी होती है, आभासी यानी काल्पनिक। और अवतल दर्पण में मुख्य नाभि कैसी होती है, वास्तविक, यानी वास्तव में बनती है। तो उत्तल दर्पण की मुख्य नाभि के लिए परिभाषा यहाँ पे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को
उत्तल दर्पण की मुख्य नाभि कहते हैं। फिर है नाभ्यांतर। नाभ्यांतर यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य नाभि के बीच की दूरी को कहते हैं नाभ्यांतर। और नाभ्यांतर को हम स्मॉल f इस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। बच्चों, गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए किरणाकृति का उपयोग किया जाता है। किरणाकृति अर्थात प्रकाश की किरणों के पथ का विशेष प्रकार से चित्रीकरण, उसे हम कहते हैं किरणाकृति। तो किरणाकृति बनाते समय परावर्तन के नियमों पर आधारित नियमों का उपयोग किया जाता है। ये नियम 3 प्रकार के हैं, तो हम देखते हैं कि वो नियम क्या है। ये 3 नियम के चित्र मैंने यहाँ पे बनाए हैं। सबसे पहले हम पहले नियम पर ध्यान देते हैं। पहला नियम क्या है? यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं, यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो किरणें मुख्य नाभि से होकर के जाती हैं। अब यहाँ पे केवल एक किरण के द्वारा इस आकृति को समझाया है। ये देखिए, ये है मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है। तीर की दिशा इस तरह से दिखाई है, यानी किरण ऐसे जा रही है। तो ये किरण कौन सी हुई? आपत्ति किरण। और परावर्तन के पश्चात वो मुख्य नाभि से होकर के जा रही है। तीर की दिशा दिखाई दे रही है, यानी जा रही है। तो ये कौन सी किरण हुई? परावर्तित किरण। तो पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य नाभि से होकर जाती है। अब आते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम पहले नियम का एकदम उल्टा है। यदि प्रकाश की किरण मुख्य नाभि से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये कौन सी किरण है? आपत्ति किरण। और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। तो दूसरा नियम आ गया समझ में। तीसरा नियम, ये बच्चों दर्पण का ध्रुव है और ये क्या है? वक्रता केंद्र। तो यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से होकर के आती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यहाँ पे देखिए, तीर का निशान इधर दिखाई दे रहा है और लौट करके जाते समय तीर का निशान उसी मार्ग पर लौट जा रही है। तो ये तीनों नियम आपको अच्छे से याद करने हैं और इन नियमों के आधार पर ही हम आगे की आकृतियों को समझ पाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।